जय हिंद दोस्तों, मैं अरविंद शर्मा, अंबिका क्लासेज उदयपुर। हाँ जी, आज बच्चों नया टॉपिक है अपना डेटा सफिशिएंसी, आंकड़ों की पर्याप्तता। सर वैकेंसी कब आएगी? जल्दी आएगी, जनवरी में आ जानी चाहिए। हाँ जी, करें स्टार्ट। हाँ, आ जानी चाहिए, इस वीक में आ जानी चाहिए, जनवरी में आ जानी चाहिए। आर्मी की वैकेंसी नहीं देख पाया, मेरी थोड़ी तबीयत डाउन चल रही है 2 दिन से, कल से नहीं देख पाया मैं, आज देखूंगा। लेकिन क्या हो गया? लग रहा है ओमिक्रॉन हो गया करें स्टार्ट। मैं देख के बताऊंगा आपको, देख के बताऊंगा, आइडिया नहीं है, देख ही नहीं पाया, हॉस्पिटल चला गया था। करें स्टार्ट। देखिए, टॉपिक का नाम है आंकड़ों की पर्याप्तता। अलर्ट रहना, ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आपके सिलेबस में स्पष्ट दे रखा है। डेटा सफिशिएंसी, आंकड़ों की पर्याप्तता। क्लियर? हाँ जी बच्चों, एक चीज बिल्कुल क्लियर कर लो इस टॉपिक में, आपको ये ध्यान रखना है इस टॉपिक के अंदर कि वो कहना क्या चाह रहा है। बच्चों क्लियर? वो कहना क्या चाह रहा है, क्या पूछा जा रहा है, क्या दे रखा है, क्या पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है। दिमाग में एक चीज डाल लीजिए, क्या पूछा जा रहा है, बस इतना सा है। बाकी रीजनिंग पूरी पढ़ रखी है, वही रीजनिंग बार बार काम आएगी। कभी कुछ मैथमेटिकल टर्म्स भी काम आएगी, वो रीजनिंग काम आएगी। ये टॉपिक प्रैक्टिस से होगा, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, पूछा क्या जा रहा है। बच्चों एक वर्ड याद रखना, पूछा क्या जा रहा है, पूछा क्या है, बस इतना सा टॉपिक है, पूछा क्या है। क्लियर? क्लियर है? क्लास में ध्यान दीजिए, लास्ट में जो भी पूछना है पूछ लेना। तबियत सही नहीं है, थोड़ा सा सपोर्टिंग बनो, बाद में क्वेश्चन पूछ लेना जो भी पूछना है। नेक्स्ट। हाँ जी, देखिए मैं आपको क्या कह रहा हूं, क्या पूछा जा रहा है। इसके ऑप्शन ऐसे होते हैं, फर्स्ट पर्याप्त है, सेकंड पर्याप्त है, दोनों मिलकर पर्याप्त है और दोनों ही पर्याप्त नहीं है। बस ये क्वेश्चन होते हैं इसके। चलो देखेंगे, लेकिन अभी यहां पर आइए, राहुल और रवि की आयु क्या है। क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द एज ऑफ राहुल एंड रवि। राहुल एंड रवि की आयु क्या है, ये क्वेश्चन है। पूछा क्या जा रहा है, जो पूछा जा रहा है वो मिल जाना चाहिए। राहुल और रवि की आयु के बीच का अंतर 6 वर्ष है। बच्चों राहुल और रवि की आयु के बीच का अंतर कितना है? 6 वर्ष। तो बच्चों राहुल और रवि की आयु का जो अंतर है वो कितना है बच्चों? 6 वर्ष। तो आप बताइए, इससे क्या पता चल गया कि राहुल और रवि की आयु क्या है? क्या ये पर्याप्त है? क्या नहीं, ये पर्याप्त नहीं है, क्योंकि नहीं पता चल रहा कि राहुल और रवि की उम्र क्या है। वो तो ये कह रहे हैं उनके उम्र का जो अंतर है वो कितना वर्ष है? 6 वर्ष है। बच्चों पहला पर्याप्त नहीं है, पहला पर्याप्त नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो ये कह रहा है राहुल और रवि की आयु के बीच का अंतर 6 वर्ष है। अच्छा, इनकी आयु का अंतर 6 वर्ष है, इनकी आयु का अंतर 6 वर्ष है, इनकी आयु का अंतर 6 वर्ष है। तो कहां पता चला राहुल और रवि? पूछा क्या जा रहा है, राहुल बताओ कितने साल का, रवि बताओ कितने साल का। क्या पहला पर्याप्त है? क्या नहीं। उनकी आयु का गुणनफल 216 है। बच्चों उनकी आयु का गुणनफल 216 है। अब आप बताइए राहुल और रवि की आयु क्या है? राहुल और रवि की आयु के बीच का अंतर 6 वर्ष है, उनकी आयु का गुणनफल 216 है। बच्चों आप बताइए उनकी आयु का जो गुणनफल है, ये लीजिए दोनों की उम्र है, इनका गुणनफल 216 है। अब बच्चों अगर मैं 216 करूं और ऐसा करूं ताकि दोनों का अंतर कितना आ जाना चाहिए? 6 वर्ष, तो भी अपन को नहीं पता चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? चलो अगर मैं इसको निकालता हूं तो क्या बनेगा? 216 के फैक्टर कर दूं। बच्चों 216 के फैक्टर कर दूं। बच्चों 2 से काटो, 108 हो गया। बच्चों 2 से काटिए, कितना? 54 हो गया। 3 से काटिए, क्योंकि गुणा का मतलब ये है, तो अपन को ये पता चल जाना चाहिए कि वो उम्र, क्या बोला मैं बच्चों? 3, ये कितना हो गया? 18। फिर मैंने 3, बच्चों ये कितना हो गया? 6। फिर 2, बच्चों 2, तो ये कितना हो गया? 3। फिर ये 3, ये खत्म। बच्चों क्लियर? तो एक तरीके से देखा जाए तो 3 बार 2 है, 3 बार 2 है और 3 बार 3 है। बच्चों क्लियर? चलिए ऐसा पेयर बनाओ ताकि उनकी उम्र का जो अंतर है वो 6 आ जाए। तो बच्चों एक बार बताइए, अगर मैं 3 इसके साथ बच्चों ये ले लूं 18 और 1 ये ले लूं 12,
तो 12 और 18 बन रहा है बच्चों, क्लियर। 12 और 18 बन रहा है। अब बच्चों एक 12 और एक 18 है, ये सबको क्लियर हो गया बच्चों। क्यों? क्योंकि 6 का गैप होना चाहिए। अब बच्चों 6 का गैप होना चाहिए, 12 और 18 आ गया, 12 और 18 आ गया बच्चों, गैप 6 का हो रहा है। लेकिन अभी भी नहीं पता कर सकता कि राहुल बड़ा है या रवि बड़ा है। तो राहुल और रवि की उम्र क्या है ये पता नहीं है बच्चों, क्लियर। व्हाट इज द एज ऑफ राहुल? राहुल की एज 18 भी हो सकती है, तो रवि की 12 होगी। राहुल की 12 है तो इसकी 18 होगी। क्या ये क्लियर है बच्चों? क्या तुम्हारे ये चीज समझ में आई? क्या होता है डेटा सफिशिएंसी? पहला क्वेश्चन ही मैंने टफ लिया है ताकि आपके दिमाग चले कि किस तरीके से आपको करना है। वापस आइए, आपसे पूछा है राहुल की उम्र बताओ, रवि की उम्र बताओ, और वो ये कह रहा है राहुल और रवि की आयु के बीच का अंतर 6 है। यहाँ ये ऐसा देना चाहिए था राहुल रवि से 6 वर्ष बड़ा है, तो फिर राहुल पता चल जाता 18 हो जाता, रवि 12 हो जाता, उनकी आयु का गुणनफल ये है। तो बच्चों आप बताइए, आपको दो चीज दी कि दोनों की उम्र का जो अंतर है वो तो 6 है, और दोनों की उम्र का जो गुणनफल है वो 216 है। बच्चों अपन को ये तो पता नहीं, क्योंकि ये तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन ये तो पता है कि इसके गुणनखंड करने से ही आएगा। बच्चों गुणनखंड किया और ऐसे लॉजिक बनाओ, ऐसा ग्रुप बनाओ, तो 2 बार 3 और 1 बार 2 18 हो गया, और बच्चों 2 बार 2 और 1 बार 3 12 हो गया। तो 12 और 18 ऐसा जोड़ा बन सकता है जिसमें 6 का गैप है। लेकिन अभी भी मैं नहीं बता सकता कि राहुल कितने का और रवि कितने का है। क्यों? क्योंकि राहुल और रवि का पता यहां नहीं चल रहा, उनके उम्र के अंतर 6 है, तो राहुल बड़ा है या रवि बड़ा है ये पता नहीं है, इसलिए दोनों मिलकर भी पर्याप्त नहीं है। अच्छा ये अकेला पर्याप्त नहीं, ये अकेला पर्याप्त नहीं, दोनों मिलकर भी पर्याप्त नहीं, क्योंकि आपसे इंडिविजुअल पूछा है। हाँ योग पूछता ना, योग योग योग, तो फिर पर्याप्त था क्योंकि 30 योग हो जाता, लेकिन बच्चों दोनों मिलकर भी पर्याप्त नहीं है। इसका मतलब क्वेश्चन ये होगा फर्स्ट पर्याप्त है, तो फर्स्ट पर्याप्त नहीं, सेकंड पर्याप्त है, ये भी नहीं, दोनों मिलकर पर्याप्त है, वो भी नहीं, और दोनों मिलकर भी अपर्याप्त है, वो सही है बच्चों, क्लियर। तो इस तरीके से आपको आंसर देना है। क्या ये क्लियर है? क्लियर है बच्चों? एक बार कमेंट कर दीजिए, धीरे धीरे समझ में आएगा। लगभग मेरी आदत है लगभग 100 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। फर्स्ट क्वेश्चन ये थोड़ा सा पेशेंस रखना। क्यों नहीं है दोनों मिलकर भी पर्याप्त? इसलिए नहीं है दोनों मिलकर भी पर्याप्त क्योंकि आपने उनका टोटल नहीं पूछा, आपने उनका सम नहीं पूछा है, आपने केवल ये पूछा राहुल अलग बताओ, रवि अलग बताओ। अरे मैं बता ही नहीं सकता क्योंकि उनका अंतर बोला है। तुमको ये देना चाहिए था राहुल बड़ा है रवि से, तो फिर मैं बता सकता था, दोनों मिलकर फिर पर्याप्त हो जाते। इस क्वेश्चन में दोनों मिलकर पर्याप्त नहीं है। याद रखना ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है और कई बार लोगों ने इसके आंसर गलत दिए हैं, जबकि इसका आंसर आएगा दोनों मिलकर भी पर्याप्त नहीं है। अरे अकेले अकेले पर्याप्त होते तो मिलाने की क्या जरूरत है? अकेले अकेले अगर पर्याप्त होते, मान लो ये पर्याप्त होता तो फिर दूसरे को भी पर्याप्त होता, तो बच्चों मिलाने की क्या जरूरत है? अगर पहला पर्याप्त नहीं और दूसरा भी पर्याप्त नहीं तो फिर दोनों को मिला के देखो। बच्चों पहला पर्याप्त नहीं दूसरा पर्याप्त नहीं है तो फिर बच्चों क्यों मिलाते हो उसको जबरदस्ती? बच्चों फिर मिलाने की जरूरत नहीं है। मिलाते कब है दोनों को? जब दोनों पर्याप्त नहीं है, इंडिविजुअल पर्याप्त नहीं है। समझ में आ गया होगा? विचार करो मैं क्या कह रहा हूं। पूरी रीजनिंग इसके अंदर है, पूरी मैथ इसके अंदर है, टॉपिक जबरदस्त है। कुछ भी टॉपिक नहीं पढ़ा तो भी टेंशन मत लेना, डेटा सफिशिएंसी में सारे टॉपिक आने वाले हैं। क्लियर? नेक्स्ट चलिए बच्चों, क्वेश्चन है देखना बच्चों, कितने व्यक्ति टीवी प्रोग्राम एक्स देखते हैं? कितने व्यक्ति, टारगेट क्या है? कितने व्यक्ति टीवी प्रोग्राम एक्स देखते हैं? एक्स देखते हैं वो आंसर होना चाहिए। अरे वाई से मतलब नहीं है, ये आंसर आना चाहिए। कितने व्यक्ति टीवी प्रोग्राम एक्स देखते हैं? पूछा क्या है? पूछा क्या है बच्चों? क्लियर? चलिए फर्स्ट उठाओ। टीवी प्रोग्राम वाई देखने वाले व्यक्तियों की संख्या 1500 है। वाई देखने वाले व्यक्तियों की संख्या 1500 है, और दोनों प्रोग्राम एक्स और वाई देखने वाले लोगों की संख्या 400 है। बच्चों दोनों मिलाकर देखने वाले लोगों की संख्या 400 है। यहां पर कुछ टेक्निकल मिस्टेक हो सकती है। नंबर्स ऑफ पीपल वाचिंग टीवी प्रोग्राम वाई 1500 एंड नंबर्स ऑफ पीपल वाचिंग बोथ है। बच्चों दोनों देखने वाले 400 है। बच्चों आप सबको पता है वेन डायग्राम वाला बन गया। चलो मैं इसका वेन डायग्राम बना देता हूं। एक्स और वाई दोनों देखने वाले कितने हैं बच्चों? 400। और बच्चों वाई देखने वाले कितने? 1500। बच्चों वाई देखने वाले 1500 है। तो बच्चों आप बताओ यहां से एक्स देखने वाले कितने व्यक्ति टीवी प्रोग्राम एक्स देखते हैं? क्या ये आ सकता है? अरे नहीं आ सकता। कहां से आएगा बताओ? ये आ सकता है केवल वाई देखने वाला। ये कहां से आएगा? अभी तक अपना टारगेट है टीवी प्रोग्राम एक्स देखने वाले। ये पूरा गोला चाहिए, पूरा गोला फर्स्ट से तो नहीं आ सकता,
वेन डायग्राम पढ़ा रखा है और मैंने कहा था पूरी रीजनिंग कर लो, क्योंकि मैंने पूरी रीजनिंग पढ़ा दी है, ब्रह्मांड की सारी रीजनिंग। तुम्हारे कोर्स से एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा, मैं आपको गारंटी देता हूं। कोई सा भी पेपर कर लेना। तो बच्चों फर्स्ट तो पर्याप्त नहीं है, अब सेकंड को देखो, सेकंड को अलग देखना, फिर बाद में मर्ज करेंगे। चलिए, या तो प्रोग्राम एक्स या वाई, दोनों देखने वाले लोगों की संख्या 2000 है। इंग्लिश में पढ़ लो, नंबर्स ऑफ पीपुल वॉचिंग आइदर प्रोग्राम एक्स और वाई और बोथ इज 2000। मतलब या तो एक्स देखे या वाई देखे या दोनों देखे, मतलब इसका 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 गोले का टोटल 2000 है। बच्चों ये गोला, ये गोला, ये गोला, ये 2000 है। अब बच्चों ये अकेला पर्याप्त है क्या? ये अकेला पर्याप्त नहीं है एक्स बताने के लिए। तो बच्चों ये सेकंड भी गलत हो गया, क्योंकि सेकंड अकेला कहां पर्याप्त है? इसको अलग देखो, इसको अलग देखो पहले तो एक एक बार, ताकि मर्ज तो बाद में करो जब दोनों ही पर्याप्त नहीं है, तब मर्ज होते हैं। बच्चों उसको अलग देखा, पूरा एक्स नहीं आ रहा, इसको अलग देखा, पूरा एक्स नहीं आ रहा। बच्चों क्लियर? अब चलिए इन दोनों को मर्ज करते हैं, इन दोनों को मर्ज करके देखते हैं। बच्चों इस चीज को यहां मर्ज करो। बच्चों ये कितना है? 2000। अब बच्चों दोनों को मर्ज करके देखिए। बच्चों दोनों को मर्ज, देखो ये फर्स्ट था, ये फर्स्ट था, ये सेकंड था, दोनों ही पर्याप्त नहीं। अब मैं मर्ज करके यहां लिख रहा हूं, ये एक्स है, ये वाई है, ये 400 है। बच्चों ये कितना है? 1500। ये कितना हो गया? 1100। तीनों का टोटल 2000 है। बच्चों 1500, ये कितना हो गया? 500। क्या अब बताओ एक्स आ गया क्या? बिल्कुल आ गया। जो टारगेट था, क्या पूछा जा रहा है? एक्स कितना है? एक्स 900 है। दोनों को मिलाकर मैं बता सकता हूं, तो आंसर आएगा बच्चों कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों चाहिए, दोनों चाहिए, दोनों मिलाकर आंसर देगा। अब तो आपका आंसर क्या होगा? क्या फर्स्ट पर्याप्त है? क्या फर्स्ट पर्याप्त है? ऐसा लिखा हुआ आएगा। क्या फर्स्ट पर्याप्त है? काट देना। क्या सेकंड पर्याप्त है? क्या सेकंड पर्याप्त है? काट देना। बच्चों क्लियर? क्या फर्स्ट एंड सेकंड मिलाकर पर्याप्त है? मिलाकर पर्याप्त है, बिल्कुल ये सही है। और चौथा ये होगा दोनों मिलाकर भी पर्याप्त नहीं है, तो उसको भी काट देना, क्योंकि दोनों मिलाकर तो पर्याप्त है। क्या ये क्लियर है? क्लियर है? दो में और नहीं है, वो देखिए क्या दे रखा है दो में, देखिए दो में ये दे रखा है आइदर प्रोग्राम एक्स और वाई और बोथ, यानी या तो एक्स केवल एक्स, या तो केवल एक्स, या केवल वाई, या फिर बोथ, ये तीनों मिलकर 2000 है। बच्चों क्लियर? तो ऐसे भी मैंने वेन डायग्राम पढ़ाया था, या तो ये या दोनों। बच्चों तीनों मिलकर 2000। क्या ये क्लियर है? विनोद जी क्या ये क्लियर है? क्लियर है बच्चों? विनोद एक्टिव रहो, स्पीड रखो। अरे आइदर, या तो वो या ये या तीनों मिला, दोनों मिलाकर, तो तीन चीज आ गई ना, वो ये क्लियर? इससे आपका रिवीजन भी होगा। ये टॉपिक में काफी डीप में पढ़ाऊंगा, लगभग 100 क्वेश्चन में अपनी तरफ से कराऊंगा। कई बार रिवीजन हो जाएगा, एक एक टॉपिक कई बार रिवीजन करा देगा। क्लियर? नेक्स्ट एक बार कमेंट मारो, क्या ये दोनों सही है? क्या कंप्लीट? हाँ, आईएएस में बहुत आता है, बिल्कुल आईएएस का फेवरेट टॉपिक है। आईएएस में आते क्या है? 2-3 टॉपिक ही तो आते हैं, 2-3 टॉपिक ही आते हैं ढंग से, अर्थमेटिकल रीजनिंग और डेटा सफिशिएंसी और डीआई और पजल, बस ये 4 टॉपिक से आईएएस बन जाते हैं। सी सेट में 4 ही टॉपिक आते हैं और कुछ नहीं आता। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों उठाइए, और मैं आपको फिर क्लियर कर देता हूं, ये कोचिंग मैथ और रीजनिंग की राजस्थान क्या इंडिया की नंबर 1 कोचिंग है। फायदा उठाओ 75 क्वेश्चन का। तुम मुझे कंप्यूटर के लिए जानते हो, लेकिन पूरा हिंदुस्तान मुझे मैथ और रीजनिंग के लिए जानता है। फायदा उठाओ इस मैथ और रीजनिंग का। आपका एक एक कंसेप्ट में क्लियर करने वाला हूं। 75 नंबर की मैथ और रीजनिंग आपके कोर्स में, 65 नंबर का ही कंप्यूटर है। मैं आपको फिर कह रहा हूं, फायदा उठाओ मेरा, जितना उठा सकते हो उठाओ। तुम कंप्यूटर के लिए जानते हो, मेरे 3 सब्जेक्ट है, लोग मेरे को उन 2 सब्जेक्ट के लिए जानते हैं, मैथ और रीजनिंग के लिए। कभी वीडियो देखना मेरे मैथ और रीजनिंग के, आपको लगेगा इतने कंसेप्ट क्लियर तो जीवन में कभी हुए नहीं। इसलिए मैं फिर कह रहा हूं, पढ़ लेना पूरे के पूरे। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़िए। व्हाट आर द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई? बच्चों टारगेट क्या है? एक्स और वाई का मान क्या है? एक्स और वाई, कोई टोटल नहीं पूछ रहा, कुछ नहीं पूछ रहा, इंडिविजुअल एक्स बताओ, इंडिविजुअल वाई बताओ। दोनों अगर बता दिए तो हो जाएगा, ना तो नहीं। वाई एक संपूर्णांक है, पहले अलग अलग देखो। वाई एक संपूर्णांक है, ये लीजिए वाई सम है, ये लीजिए वाई सम है। एक्स एक विषमपूर्णांक है,
एक्स विषम है, एक्स विषम है, क्लियर, और एक्स वाई से बड़ा है, एक्स वाई से बड़ा है। क्या चार डालू? क्या अकेला पॉसिबल है? क्या आंसर दे सकता है? क्या एक्स क्या है, वाई क्या है? क्या इससे कोई आंसर आता है क्या? ऐसे तो ब्रह्मांड में बहुत है। ये तीन बच्चों, ये मान लीजिए 9 हो सकता है और वाई 4 हो सकता है, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। तो फर्स्ट तो पर्याप्त नहीं है बच्चों, क्लियर। एक्स और वाई का गुणनफल 30 है बच्चों, क्या बोला? दूसरा अकेला देखो, एक्स और वाई अकेला अकेला देखो, अकेला, दूसरा अकेला अकेला देखो, दूसरा एक्स और वाई का गुणनफल लो, एक्स और वाई का गुणनफल 30 है। तो बच्चों ऐसे तो बहुत सारे, एक्स और वाई का गुणनफल 30 तो बहुत सारे, 1 और 30 हो सकता है, 2 और 15 हो सकता है, अरे बहुत सारे बच्चों। अकेले को देखो, अकेले को, इसको मत देखो इसके साथ, अकेले को देखो, अकेला अकेला, एक्स और वाई का गुणनफल 30 है। तो बच्चों 1 और 15 हो सकता है, 1 और 30 हो सकता है, 1 और 30 हो सकता है, 1 और 30 हो सकता है, 2 और 15 हो सकता है। अरे मैं कैसे बोलूं, बहुत सारे हो सकते हैं बच्चों। एक्स और वाई का गुणनफल 30 है बच्चों, 3 और 10 हो सकता है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? ठीक है, उसने क्या बोला? वाई एक विषम, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, 5 और 6 हो सकता है बच्चों, क्लियर। चलिए अब वो कह रहे हैं एक्स और वाई का गुणनफल 30 है, केवल इसको देखूं तो बच्चों कैसे बता दूं? एक्स और वाई, इसके साथ इसको देखो, इसके साथ इसको देखो, एक्स और वाई का मान क्या है जबकि गुणनफल 30 है, नहीं बता सकता। ये अकेले एक्स और वाई का मान क्या है जबकि ये इसमें भी नहीं बता सकता और इसमें भी नहीं बता सकता, दोनों को काट दो, दोनों से नहीं बता सकता। अब क्या करे, अब क्या करे? मिलाओ दोनों को मिलाकर देखो, क्या दोनों मिलकर पर्याप्त है क्या? तो बच्चों दोनों मिलकर देखिए बच्चों, अगर दोनों को मिलाऊं, एक्स सम है, एक्स क्या होना चाहिए? सम, वाई क्या होना चाहिए? विषम, और एक्स की वैल्यू वाई से क्या होनी चाहिए? बड़ी। ये लीजिए मिल गया, इसमें मिला दिया मैंने। अब बताओ बच्चों, एक्स सम होना चाहिए, ये कट गया, एक्स सम होना चाहिए, ये कट गया, एक्स सम होना चाहिए, ये कट गया बच्चों। एक्स सम देखो ऐसे ले लो, एक्स सम होना चाहिए ले लो, और एक्स बड़ा भी होना चाहिए, चलो इसमें एक्स वो है जो बड़ा है बच्चों, वाई ये रहा बच्चों, सम हो रहा है, एक्स सम होना चाहिए, ये ले लो, वाई विषम होना चाहिए, ये ले लो बच्चों, एक्स सम और वाई विषम, और एक्स की वैल्यू वाई से बड़ी होनी चाहिए। तो बच्चों ये भी चल सकता है, ये भी चल सकता है, मतलब दोनों मिलाकर भी पर्याप्त नहीं है, दोनों मिलाकर भी पर्याप्त नहीं है। एक्स सम होना चाहिए, ये ले लो, वाई विषम होना चाहिए, ये ले लो, एक्स वाई से बड़ा है, चल रहा है, दोनों मिलाकर भी पर्याप्त नहीं है। क्या ये क्लियर है बच्चों? क्लियर, समझ में आ गया? बच्चों क्लियर, समझ में आ गया होगा मैं क्या कह रहा हूं? बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, दोनों मिलाकर भी पर्याप्त नहीं है, क्योंकि आप लगा लो ना, एक्स सम चाहिए, वाई विषम चाहिए, और एक्स वो है जो वाई से बड़ा है, तो एक्स उधर वाला ले लो, वाई इधर वाला ले लो बच्चों, एक्स वाई से बड़ा है और एक्स सम है और वाई विषम है, ये भी चल सकता है, ये भी चल सकता है, ये भी चल सकता है। तो बच्चों आप समझो, बच्चों आप समझो मैं क्या कह रहा हूं, क्लियर? दोनों मिलकर भी पर्याप्त नहीं है बच्चों, क्लियर? तो वाई सम चाहिए, वाई सम चाहिए, वाई तो विषम चाहिए, देखो ना। अच्छा वाई एक समपूर्णांक है, अच्छा मैंने गड़बड़ लिखा था, वाई एक समपूर्णांक है, चलो चेक कर लेते हैं। वाई क्या है? एक समपूर्णांक है, वाई क्या है बच्चों? सम है, और एक्स क्या है बच्चों? विषम है। चलो कोई दिक्कत नहीं, फिर चेक कर लेते हैं। अपने पास डेटा कहां जाएगा? डेटा तो यही पड़ा है, यहां पर आइए। अरे वहां से कॉपी करने में गड़बड़ कर दी, क्लियर? या तो अलग कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर आ जाइए बच्चों। एक्स बड़ा है किससे? वाई से, एक्स बड़ा है वाई से, ये लीजिए, एक्स उधर की संख्या ले ली, वाई इधर की संख्या ले ली। दूसरी बात क्या कह रहा है बच्चों? पहचानो, यही तो ग्रुप बनेंगे, 1 30 2 15 3 10 बच्चों, 5 6, इनके अलावा कोई ग्रुप बन ही नहीं सकता दो डेटा का जो 30 गुणनफल दे बच्चों, क्लियर? पूर्णांक है, पूर्णांक पूरे पूरे होते हैं, ये सब कुछ क्लियर हो ही गया आपके। अब बच्चों एक्स वाई से बड़ा है तो एक्स उधर वाले ले लिया, वाई इधर वाले ले लिया। दूसरी बात और देखिए, समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? दूसरी बात और देखिए कि जो एक्स है वो विषम है और वाई है वो सम है, वाई सम है और एक्स विषम है बच्चों, वाई सम है ये चल जाएगा, बाकी वो नहीं चलेगा बच्चों, क्लियर? एक ही चीज चलेगी, क्या? वाई सम है, वाई सम है और एक्स विषम है, बिल्कुल बच्चों चल रहा है, इसका मतलब आंसर आ रहा है, दोनों मिलाकर आंसर दे सकता है, बस आपको क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है।
देखो क्वेश्चन बदलते ही बदल गया सब कुछ। बच्चों आंसर आएगा, आंसर आएगा। पूर्णांक की बात कर रहा है, सारे पूर्णांक है, आंसर आएगा। और x कितना होगा बच्चों 15 और y कितना होगा बच्चों 2, तो दोनों मिलाकर आंसर देंगे। क्या बोल रहा हूं मैं, दोनों मिलाकर आंसर देंगे। क्या ये क्लियर है बच्चों? एक बार कमेंट कर दो, क्या ये क्लियर है क्या? ठीक है। और बच्चों एक वर्ड बदला, क्या? अगर मैं y को सम ले लूं, y को क्या ले लूं विषम, और x को क्या ले लूं सम, तो बहुत सारे ऑप्शन हो जाएंगे, तो फिर आंसर नहीं आएगा। क्लियर? समझ में आ जाना चाहिए, रटने की कोई जरूरत नहीं है, वहां कोई रटा हुआ क्वेश्चन नहीं आएगा। दिमाग को लगाओ, यूज करो, क्या क्या दे रखा है, इंडिविजुअल नहीं है, मर्ज करो, क्या दोनों मिलकर आंसर देंगे क्या? क्लियर? चलिए हाँ जी बच्चों पढ़ो क्वेश्चन। एक वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? आप सबको पता है, इधर क्या होता है क्रय मूल्य, इधर क्या होता है विक्रय मूल्य होता है। बच्चों क्लियर? वस्तु कितने की खरीदी गई है ये टारगेट बताना है। पहले अलग से देखो, उस वस्तु को बेचने के बाद क्रय मूल्य पर 20% की हानि प्राप्त हुई। आप बताओ, किसी वस्तु को बेचा तो क्रय मूल्य पे 20% की हानि प्राप्त हुई। क्लियर? अब बच्चों इससे कहां आएगा बताओ, कोई लिंक है क्या इसका? तो फर्स्ट तो पर्याप्त नहीं है, इंडिविजुअल उस वस्तु को बेचने के बाद क्रय मूल्य पे 20% की हानि प्राप्त हुई। टारगेट ये पहला क्वेश्चन, ये पर्याप्त नहीं है ये लाने के लिए। नेक्स्ट, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 4/5 है। अगर अलग से देखूं इसको, अलग से देखूं मैं इसको बच्चों क्लियर, अलग से देखूं मैं इसको, तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 4/5 है। ये लीजिए 4/5 है बच्चों क्लियर। तो ये भी पर्याप्त नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको ये पता करना है, इस अकेले को देखो, 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 ये पर्याप्त नहीं है क्योंकि तो रेशो है, रेशो से रुपए नहीं आ सकता। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस, रुपए बताना है। क्या दोनों को मिलाने से ये रुपए आ जाएंगे? अरे नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्यों नहीं आएंगे बताओ, क्या रीजन है? इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि रुपए क्वेश्चन में कहीं है ही नहीं, और रुपए नहीं है तो कभी रुपए आएंगे भी नहीं। दोनों को मिलाकर नहीं आ सकता कि क्रय मूल्य क्या है। क्या ये क्लियर है बच्चों? समझ में आ गया? बहुत नीड नहीं और मिला, गलत है। रुपए है ही नहीं क्वेश्चन में कहीं, आप रुपए कैसे बता सकते हो, कॉस्ट प्राइस कैसे बता सकते हो? आप बताइए। इस अकेले से क्या पता चल रहा है? यही तो बोल रहा है कि जो हानि है वो कितने, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 4/5 है। मतलब रेशो बता रहा है कि ये 5 है, बोलो तो वो 4 है। बच्चों मेरे को तो रुपए चाहिए, रुपए, तो बच्चों कहाँ आएगा? कहीं रुपए का लिंक ही नहीं है। जब तक रुपए नहीं है तब तक कुछ नहीं हो सकता। बच्चों क्लियर? मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। टॉपिक क्या चल रही है? डेटा सफिशिएंसी। सबको पता है, इधर क्रय मूल्य होता है, इधर विक्रय मूल्य होता है, एरो के ऊपर लाभ और हानि होता है। और मेरे 5 वीडियो तुमने देख लिए होंगे परसेंटेज के, देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बीच बीच में छोटी छोटी बातें आएगी। बच्चों क्लियर? परसेंटेज देख लीजिए, प्रॉफिट लॉस देख लीजिए, CI SI देख लीजिए, फिर जरूरत पड़े केवल वीडियो देख लो। बाकी डेटा सफिशिएंसी में इतने टफ नहीं बनते, ये बिल्कुल इसी तरीके के बनते हैं जैसे मैं करवा रहा हूं। क्लियर? नेक्स्ट चलिए, प्रत्येक केले का वास्तविक मूल्य क्या है? प्रत्येक केले का वास्तविक मूल्य क्या है? क्वेश्चन ये है, प्रत्येक केला कितने का आता है। चलिए, 268 रुपए में एक व्यक्ति 14 केले और 49 सेब खरीदता है। आप बताओ बच्चों, एक व्यक्ति 14 केले, बच्चों एप्पल, बच्चों क्लियर, सॉरी बनाना, बच्चों क्लियर, 14 केले यानी क्या बोलो बनाना, और 49 सेब, बच्चों 49 एप्पल खरीदता है। कितने रुपए में? 268 रुपए में। बच्चों क्लियर? ठीक है, तो कॉमन सी बात है, 268 रुपए में एक व्यक्ति 14 केले और 49 सेब खरीद सकता है। तो आप बताइए, चलो वो पूछ रहा है कितने रुपए का एक केला है, कितने रुपए का एक सेब है, तो रुपए तो पॉइंट में हो सकते हैं, इसलिए मैं नहीं बोल सकता कि एक प्रत्येक केले का वास्तविक मूल्य क्या है। भी नहीं बता सकता इस लाइन से भी नहीं बता सकता, क्योंकि रुपए तो पॉइंट में हो सकते हैं, वास्तविक मूल्य 1 रुपए, तो ये अकेला पर्याप्त नहीं है। यदि केले के मूल्य में 40% की कमी हो जाए तो वह 126 रुपए में 42 केले खरीद सकते हैं। क्या कह रहा है बच्चों? यदि केले के मूल्य में, सुनो सेकंड वाला, केले के मूल्य में 40% की कमी हो जाए तो वह 126 रुपए में 42 केले खरीद सकते हैं। अब एक बात बताइए, आप बताओ बच्चों, 126 रुपए में 42 केले आते, एक केला कितने का आता है? ये लो 126/42 का आता है। एक केला इतने का आता है, झटका दे दो, ये आ जाएगा या नहीं आएगा? आएगा। अरे निकालने की जरूरत नहीं है,
बताओ ये आएगा या नहीं आएगा? आएगा। एक केला इतने का बिकता है, एक केला इतने का आता है, प्रत्येक केले का वास्तविक मूल्य ये बता देगा। बच्चों सेकंड पर्याप्त है अकेला, सेकंड अकेला पर्याप्त है, सेकंड अकेला पर्याप्त है, सेकंड अकेला पर्याप्त है, लेकिन फर्स्ट अकेला पर्याप्त नहीं है। सेकंड अकेला पर्याप्त है तो अब इनको मर्ज मत करना, क्योंकि सेकंड अकेला पर्याप्त है। क्या ये क्लियर है? क्लियर है बच्चों? आ गया होगा समझ में, क्योंकि सेकंड वाले ने क्या बोला, 126 रुपए के 42 केले आते हैं बच्चों, 3 रुपए। समझ में आ गया होगा? 126 रुपए के, तो एक केला कितने का बिकता है? 3। तो बच्चों आते कितने के? इसको एक झटका देके ये ले लो, एक केला कितने का आया? एक केला बिका, एक केला कितने का आया? एक केला 3 का बिका, एक केला कितने का आया? एक केला 3 का बिका, एक केला कितने का आया? आ जाएगा। क्या ये क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो सेकंड पर्याप्त है। अब कमेंट करना स्टार्ट कर दो, धीरे धीरे समझ में आएगा। मैं आपको फिर कह रहा हूं, प्रॉफिट लॉस पढ़ लेना, परसेंटेज पढ़ लेना, और ज्यादा से ज्यादा रेशो पढ़ लेना। क्लियर? ये 3-4 चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए। कोर्स में नहीं है तुम्हारे, लेकिन डेटा सफिशिएंसी नाम का एक टॉपिक डाला है जो कॉमन सेंस से रिलेटेड है, तो थोड़ा सा पता होना चाहिए कि उधर क्रय मूल्य होता है और इधर विक्रय मूल्य होता है। क्लियर? चलिए, हाँ जी, एक वस्तु को बेचने पर प्रतिशत लाभ क्या है? प्रतिशत लाभ चाहिए, टारगेट ये जब तक नहीं मिले, पहले इंडिविजुअल देखो अलग अलग, फिर नहीं अलग अलग, फिर मर्ज करके देखो। बेची गई वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य का 110% है बच्चों। खरीदा इतना बच्चों, ये खरीदा हुआ है बच्चों, ये क्या है? अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य है बच्चों। क्लियर है? आप बताइए, एक वस्तु, बेची गई वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य का 110% है। अंकित मूल्य क्रय मूल्य का 110% है। कितना प्रतिशत है? 110%। क्लियर है बच्चों? तो बच्चों ये तो पूछा क्या है, एक वस्तु को बेचने पर प्रतिशत लाभ क्या है? अरे मैं कैसे बता दूं, ये तो खरीदा है और ये लिखा है। बेचने के तो बोला ही नहीं इसने कि कितने में बेचा है। प्रतिशत लाभ भी मैं बता दूं, लेकिन ये तो बताओ बेचा कितने का है, क्योंकि ये खरीदा, ये लिखा, और यहाँ क्या होता है? बेचा। तो बेचा तो इसने दिया ही नहीं। कोई आइटम खरीदा जाता होगा, उस पर लिखा जाता होगा, फिर बेचा जाता होगा। खरीदा और बेचा, उसके बीच में होता है प्रॉफिट एंड लॉस। सुन लो मार्केट कैसे चलता है। कोई आइटम खरीदा जाता होगा, उसको क्रय मूल्य कहते हैं, जितना उसके ऊपर लिखते हैं उसको अंकित मूल्य कहते हैं। ये प्रॉफिट लॉस नहीं होता, ये तो ये है अंकित मूल्य क्रय मूल्य से बढ़ा के लिखा गया, और उसको जितने में बेचा वो उसका विक्रय मूल्य कहलाता है। और बच्चों कितने में खरीदा और कितने में बेचा, उसके बीच में प्रॉफिट एंड लॉस होता है बच्चों। क्लियर? और कितना लिखा था और कितने में बेचा, उसके बीच में डिस्काउंट होता है। क्या होता है? डिस्काउंट बच्चों। क्लियर? और कितने लिखा था और कितने में खरीदा, उसके बीच में एक्स्ट्रा होता है। क्या ये क्लियर है बच्चों? ये क्या है? एक्स्ट्रा अमाउंट है। अब मैं आपको एक वर्ड में बता रहा हूं पूरा टॉपिक प्रॉफिट लॉस। मान लो 40 रुपए का खरीदा, लाके घर पे 60 लिख दिया, ले जाके उसको 45 में बेच दिया। तो आप बताओ क्या क्या प्रॉफिट लॉस है? प्रॉफिट लॉस है खरीद के और बेचने से होता है। खरीद कर बेचने से प्रॉफिट लॉस होता है, खरीद कर बेचने से प्रॉफिट लॉस होता है बच्चों। 40 में खरीदा, 60 लिखा, कितना एक्स्ट्रा लिखा? 20 एक्स्ट्रा लिखा। प्रतिशत एक्स्ट्रा बताओ, 20 के नीचे क्या लगेगा? 40 × 100 बच्चों, 50% एक्स्ट्रा लिखा। कौन एक्स्ट्रा है? अंकित मूल्य। किससे? क्रय मूल्य से। कितना ज्यादा है? 50%। अच्छा, डिस्काउंट दिया। अच्छा, कितना डिस्काउंट दिया? 15 का। ये वैल्यू में 15% डिस्काउंट चाहिए, नीचे कुछ तो लगेगा, × 100। ये एरो जहां से निकलती है वो नीचे लग जाएगा बच्चों। 25% का डिस्काउंट दिया। अच्छा, प्रॉफिट बताओ, प्रॉफिट कितने का हुआ? 5, किसके ऊपर? 40 × 100, 12.5% का प्रॉफिट हुआ बच्चों। क्लियर? तो ये पूरी एक एरो है, समझने की कोशिश करो। खरीदा जाता है, लिखा जाता है, बेचा जाता है। प्रॉफिट लॉस का वीडियो देख लेना, नहीं देखा है तो भी मैं आज आपको होमवर्क दे रहा हूं। 5 के 5 प्रॉफिट लॉस निपटाओ, 5 के 5 परसेंटेज निपटाओ। डबल स्पीड में देखो, डबल स्पीड में देखो ताकि आइडिया लग जाए। कोई करके देखने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन को, डबल स्पीड में देखो ताकि आइडिया लग जाए। क्लियर? चलिए क्वेश्चन पे आइए। तो बच्चों अंकित मूल्य इसका 110% है। अरे लाभ हानि कहां होगा? लाभ हानि तो सीपी और इसके बीच में होता है, कोई लेना देना नहीं है, फर्स्ट पर्याप्त नहीं है। वस्तु का क्रय मूल्य 1200 है, और क्रय मूल्य 1200 दे दिया तो बच्चों उसके लाभ प्रतिशत का क्या लेना देना? अकेला अकेला देखो, अकेले अकेले देखो बच्चों, अकेले अकेले देखोगे तो भी पता नहीं है। क्लियर? समझ में आ गया होगा? क्लियर बच्चों? अब बच्चों दोनों को अगर मैं मिला दूं,
क्यों? क्योंकि आपसे ये पूछा गया लाभ प्रतिशत। इंडिविजुअल क्रय मूल्य आपको 1200 दिया है, इससे कहाँ है लाभ प्रतिशत? क्या इससे कुछ पता चलेगा? नहीं। क्या दोनों को मिलाने से कुछ पता चलेगा? नहीं, क्योंकि दोनों को भी मिलाऊंगा तो यही तो बनेगा डायग्राम कि ये क्रय मूल्य है, ये अंकित मूल्य है बच्चों, एमआरपी है बच्चों, ये सेल प्राइस है बच्चों, प्रॉफिट लॉस प्रतिशत, प्रॉफिट लॉस प्रतिशत इनके बीच में होता है, इनके बीच में होता है बच्चों। क्लियर है? इनके बीच में होता है। ये आपको 1200 दिया है, ये कितना परसेंट ज्यादा लिखा है? 110%। एमआरपी इसका है, तो भी अपन को पता नहीं चल सकता, तो दोनों को मिलाकर भी मेरे को नहीं पता चल सकता कि कितने परसेंट का लाभ हुआ है। क्लियर? कैसे होगा बताइए? उन्मिला उसने बेचा थोड़ी है, लिखा है, अंकित मूल्य लिखा है, बेचा कितने का ये नहीं बोला। लिखना अलग चीज है, बेचना अलग चीज है। ये पेन में 1 रुपए का लाया और इसके ऊपर 1 करोड़ रुपए लिख दिए, तो क्या मैंने 1 करोड़ का बेच दिया इसको? नहीं, लिखना अलग है, बेचना अलग है, उसने केवल लिखा है उसके ऊपर। क्लियर है? तो बच्चों नहीं हो सकता उसका अंकित मूल्य, पता है अपन को अंकित मूल्य का पता चल जाएगा, ये लो इससे इससे यह आ जाएगा, लेकिन ना डिस्काउंट का पता चलेगा ना इसका पता चलेगा बच्चों। क्लियर? समझ जाइए, हाईएस्ट लेवल की मैथ मैंने पढ़ा रखी है, प्रॉफिट लॉस जाके देखिए, मेरे कहने से देखिए, हर एग्जाम में आता है, तुमको मैंने फ्री में डाला है, पूरा देखिए, पूरा प्रॉफिट लॉस और पूरा परसेंटेज देखिए, 5 घंटे का है, जीवन सुधर जाएगा। किस किसने देखा है प्रॉफिट लॉस और परसेंटेज? कमेंट करो एक बार। देखा है तो मेरे को पता है आपको इस तरीके से प्रॉफिट लॉस और परसेंटेज कभी नहीं पढ़ा होगा जीवन में जैसे मैंने पढ़ा है, और पढ़ लो उसको, हर बार आता है वो, हर बार आता है, कोई ज्यादा डीप में नहीं पढ़ा रखा हो, ऊपर ऊपर से पढ़ा रखा है। क्लियर है बच्चों? तो ये क्वेश्चन उनके समझ में आ जाएगा जिसने प्रॉफिट लॉस और परसेंटेज पढ़ा है, एक बार देख लेना। बिल्कुल एरो से पूरा ब्रह्मांड हो जाता है, पूरी मैथ एरो से हो जाती है। मैथ रीजनिंग के कोई टीचर ही नहीं है, मैथ तो पूरी ही एरो से करवा दी मैंने, कोई फॉर्मूला नहीं है मैथ में, आप देखिए बस। नेक्स्ट, हाँ जी बच्चों पढ़िए क्वेश्चन। टारगेट क्या है परिवार का? प्रति व्यक्ति औसत मासिक वेतन, प्रति व्यक्ति बताना है, औसत मासिक वेतन बताना है बच्चों। क्लियर? प्रत्येक पुरुष 1 माह में 1250 रुपए और प्रत्येक महिला 1 माह में इतने रुपए कमाती है। पुरुष कितना कमाता है? प्रत्येक पुरुष कितना कमाता है? 1250 रुपए। और प्रत्येक महिला कितनी कमाती है? तो प्रत्येक महिला कमाती है बच्चों कितना? 1050। अब वो कह रहा है परिवार का प्रति व्यक्ति औसत मासिक वेतन क्या है। अरे कैसे बता दूं? परिवार में कितने मेंबर है ये तो पता ही नहीं है, तो औसत कैसे निकलेगा? औसत के लिए संख्या जरूरी है। सेकंड अलग से उठा के देखो, सेकंड को, परिवार में पुरुष और महिलाओं के बीच का अनुपात है, ये कह रहा है पुरुष बच्चों, पुरुष और महिला के बीच का अनुपात 2:1 है। इस अकेले को देखो, उसको मत देखो, तो भी ये क्या है? क्योंकि उसने तो क्या पूछा? प्रति व्यक्ति औसत मासिक वेतन, रुपए में आंसर दो, वो तो कभी आ ही नहीं सकता बच्चों। क्लियर? और अगर इन दोनों को ले लूं तो बच्चों ये कह रहा है 2 पुरुष है तो 1 महिला है, तो फिर तो औसत आ ही जाएगा। अगर 4 पुरुष है तो महिला 2 हो जाएगी, तो बच्चों कैसे भी ले लो। अगर इन दोनों को ले लूं मैं तो बच्चों 1250 इंटू 2 बच्चों 2500 हो जाएगा, सबको पता है 2500, और बच्चों ये 1050 हो जाएगा और नीचे 3 आ जाएगा। अब कोई कहे गुरुजी 4 और 2 भी तो हो सकता है, तो उतना ही गुणा होगा तो नीचे 6 आएगा, बात वही हो जाएगी। इसलिए आ जाएगा परिवार के प्रति व्यक्ति का औसत मासिक वेतन, दोनों को मिलाने से आ जाएगा। क्लियर बच्चों? समझ में आ गया होगा। मैंने कहा था औसत पढ़ लेना, क्या तुमने पढ़ा औसत? अगर औसत पढ़ा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, पढ़ लेना। 2 घंटे का औसत है टोटली, एक बार देख लेना। क्लियर? नेक्स्ट, अब बच्चों ये तो पता है कि पुरुष 2 और 1 है तो नीचे 3 लगेगा बच्चों। जितना मल्टीपल ऊपर होगा, अगर मान लो ये 4 और 2 हो जाएगा तो बच्चों नीचे 6 लगेगा, वो तो वापस कट के वापस वही आ जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, तो दोनों को मिलाकर आंसर आएगा। नेक्स्ट, ट्रेन एक्स की चाल क्या है? एक्स की चाल बतानी है, ट्रेन एक्स की चाल बतानी है, एक्स की चाल, टारगेट ये है, और बाकी कुछ भी मिले मेरे को कोई लेना देना नहीं है, मेरे को केवल ट्रेन एक्स की चाल बतानी। ट्रेन एक्स की लंबाई ट्रेन वाई की दुगनी है। आप बताइए जो एक्स ट्रेन है
बोलो उसकी लंबाई y की दुगनी है, ये y ट्रेन है, इसकी दुगनी है। बच्चों अगर इसकी लंबाई l है, क्या बोला मैंने, अगर x की लंबाई, ये ट्रेन x है, ये ट्रेन आपकी x है, ये ट्रेन x है, ये ट्रेन y है, अगर इसकी लंबाई l है तो इसकी लंबाई 2l है। ट्रेन x की लंबाई ट्रेन y की दुगनी है। बच्चों इसको ले लो आप ट्रेन x और इसको ले लो ट्रेन y। बच्चों क्लियर, समझ में आ गया होगा आपके, ठीक है। ट्रेन x की लंबाई ट्रेन y की दुगनी है और ट्रेन y की चाल 100 मीटर पर सेकंड है। बच्चों इसकी चाल, बोलो चाल कितनी है, 100 मीटर पर सेकंड, ये लीजिए। अब बच्चों ये क्या पूछ रहा है, ट्रेन x की चाल क्या है, अरे मैं कैसे बता दूं चाल कैसी है, कितनी है, ये मेरे को पता नहीं। अभी तक मेरे को 2 लिंक मिले, इसकी लंबाई से इसकी लंबाई दुगनी है और उसकी चाल 100 मीटर पर सेकंड है। चलो ट्रेन x ट्रेन y को 10 सेकंड में पार करती है। अगर इसको अलग से बनाओ, क्लियर, ट्रेन x ट्रेन y को 10 सेकंड में पार करती है। ट्रेन x, क्या बोला मैंने, ट्रेन x ट्रेन y को, y आगे चल रही है तभी तो पार करेगी। ट्रेन y को, कौन, ट्रेन x कितने सेकंड में पार करती है, 10 सेकंड में, मतलब क्रॉसिंग ऑफ ट्रेन का टॉपिक है। बच्चों क्लियर, ट्रेन x ट्रेन y को 10 सेकंड में पार करती है, ये लीजिए ट्रेन x है वो ट्रेन y को 10 सेकंड में पार करती है। x की लंबाई 100 मीटर है। बच्चों x की लंबाई कितनी है, 100 मीटर। बच्चों 100 मीटर है, तो अकेला अगर इसको भी देखूं मैं तो x की चाल क्या है ये नहीं बता सकता, क्यों, क्योंकि इसकी लंबाई चाहिए, बच्चों इसकी स्पीड चाहिए, क्लियर। लेकिन हाँ अगर मैं दोनों को मिला दूं, अगर मैं दोनों को मिला दूं तो देखो x की लंबाई डबल है, x की लंबाई डबल है उससे, तो y की लंबाई कितनी हो गई, 50। y की जो लंबाई है वो क्या हो गई, 50। बच्चों क्लियर, y की लंबाई 50 हो गई। और y की चाल क्या है, तो y की चाल आपकी क्या है, y की चाल है आपकी, बच्चों इसकी लंबाई क्या है, 100, ये लंबाई है इसकी, ये लंबाई है इसकी, ये लंबाई है इसकी। y की चाल कितनी है, 100 मीटर पर सेकंड। बच्चों क्लियर, 100 मीटर पर सेकंड। और x की चाल क्या है ये पूछा जा रहा है। तो बच्चों आप सबको पता है जब आगे वाली ट्रेन को पीछे वाली ट्रेन क्रॉस करती है तो लंबाई या जुड़ती है, तो बच्चों लंबाई जुड़ जाएगी 100 + 50, और एक ही डायरेक्शन में जा रही है तो स्पीड घट जाती है। इसकी स्पीड क्या है, इसकी स्पीड क्या है, तो s1 है, और इसकी स्पीड क्या है, तो इसकी स्पीड 100 है। बच्चों क्लियर, ये टाइम है, टाइम कितना, 10। आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, आप सबको पता है यहां से s1 आ जाएगा। तो बच्चों दोनों को मिलाकर पर्याप्त है, दोनों को मिलाकर पर्याप्त है, क्योंकि यहां से s1 आ जाएगा, जो s1 इसकी स्पीड है। क्या ये क्लियर है, क्लियर है बच्चों। आपको सोल्व नहीं करना, सोल्व नहीं करना, आप केवल डेटा सफिशिएंसी बतानी है, कौन सा पर्याप्त है कौन सा पर्याप्त नहीं। ट्रेन भी मैंने पढ़ा रखा है, ट्रेन के वीडियो भी देख लेना। क्लियर बच्चों, देख लीजिए। सोल्व करके बताने की क्या जरूरत है विनोद, क्योंकि सोल्व करके आपको टाइम वेस्ट क्यों करना, आप खुद समझदार बनो, खुद समझदार बनो। बाकी तो देखिए ये 100 हो गया, ये कितना 50 हो गया बच्चों, ये 10s1 हो गया, और ये -1000 हो गया। बच्चों यहां आ जाइए, 10s1, बच्चों इधर ले आओ उसको, 1000 और 150, 1000 और 150 कितना हो गया बच्चों, 1150। ये खत्म, ये खत्म, s1 हो गया 115 मीटर पर सेकंड, ये उसकी स्पीड है। बच्चों क्लियर, समझ में आ गया होगा। ये मीटर पर सेकंड में था, ये भी सेकंड में था, ये मीटर में था, सब कुछ हो गया। उसकी स्पीड है s1 की 115 मीटर पर सेकंड। क्लियर, लेकिन सोल्व क्यों करें, समझदार बनो, समझदार बनो, सोल्व क्यों करें, केवल इतना पहचान लो, पहला पर्याप्त नहीं, दूसरा पर्याप्त नहीं, तो दोनों मिलाकर पर्याप्त हो रहा है। बच्चों क्लियर, नेक्स्ट नेक्स्ट चलिए, क्या कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं, तो मैं क्या कह रहा हूं, डेटा सफिशिएंसी में सारी मैथ आती है, सारी रीजनिंग आती है। क्लियर, चलिए पढ़ो क्वेश्चन। द लास्ट डिजिट, क्या एक पूर्णांक x 3 से विभाजित है, क्या x 3 से विभाजित है, ये पूछा जा रहा है। क्या क्या यस या नो में आंसर देना है, क्या यस और नो में आंसर देना है। क्या ये पर्याप्त है, पूर्णांक x का अंतिम अंक 3 है, अरे अंतिम अंक 3 होने से क्या 3 से विभाजित हो जाता है क्या, नहीं नहीं है, ये पर्याप्त नहीं है। बच्चों क्लियर, ये पर्याप्त नहीं है। x + 5 3 से विभाजित है। अब बच्चों आप बताओ x + 5 3 से विभाजित है, x क्या पूर्णांक x 3 से विभाजित है, जबकि x + 5 3 से विभाजित है। आप बताओ x + 5 3 से विभाजित है, तो बच्चों आप बताइए, मान लो कोई भी नंबर ले लिया, 16 ले लिया, ऐसा ले लो
ऐसा नंबर लो जो 3 से विभाजित है, x प्लस 5। मान लो x 13 ले लिया, तो 13 प्लस 5 18 हो गया। तो क्या x 3 से विभाजित है क्या? नहीं है बच्चों, नहीं है बच्चों, क्लियर। क्योंकि जैसे मैंने 13 लिया तो 13 प्लस 5 तो 3 से विभाजित है। तो क्या x 3 से विभाजित है? क्या एक पूर्णांक x 3 से विभाजित है? क्या कह भी नहीं सकता। क्यों? अगर ये 3 से, अच्छा वो पूछ रहा है क्या एक पूर्णांक x 3 से विभाजित है, जबकि ये 3 से विभाजित है। चलो चेक कर लेते हैं, इसको चेक करना है। वो तो हो गया कि पूर्णांक x का अंतिम अंक 3 है। तो बच्चों देखो, क्या क्या ये 3 से विभाजित है? ये नहीं है, लेकिन ये है, ये है बच्चों, ये है। तो मैं कह नहीं सकता यहां से आंसर यस या नो में नहीं आ सकता, यस या नो में नहीं आ सकता, इसलिए स्पष्ट पर्याप्त नहीं है। आपको केवल यस और नो में आंसर देना है। एक्स कितना है ये थोड़ी बताना है, यस और नो में आंसर देना है। चलो, अब वो कह रहा है ये 3 से विभाजित है, ये 3 से विभाजित है। तो क्या एक्स 3 से विभाजित होगा? कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर एक्स 3 से विभाजित है तो 3 से विभाजित 3 के अंतर में ही होगा, 3 के अंतर में ही होगा, 5 के अंतर में नहीं होगा। अगर ये 3 से विभाजित है तो ये 3 से विभाजित होगा क्या एक्स से? नो, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप कह रहे हो एक्स प्लस 5, एक्स प्लस 5 3 से विभाजित है, ये पूरा पूरा विभाजित है। तो बच्चों x प्लस 5 3 से विभाजित है, तो x कभी 3 से हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अगर ये 3 से विभाजित है तो 3 की टेबल वाले 3 से विभाजित होंगे, ये तो नहीं हो सकता। तो यहां से स्पष्ट आंसर आया नो, इसलिए सेकंड पर्याप्त है, सेकंड पर्याप्त है, सेकंड पर्याप्त है। क्योंकि एक क्लियर आंसर देता है क्या? नो, नो दे दिया इसने आंसर, तो सेकंड पर्याप्त है। क्या ये क्लियर है? अरे बोथ नोट नहीं, सेकंड राइट है, ध्यान रखिए, आप माइंड को एक्टिव कीजिए। उसने क्या बोला? x प्लस 5, वो उसने ये पूछा है कि यस और नो में आंसर दो, तो यहां तो यस और नो नहीं आ सकता फर्स्ट वाले से, तो क्योंकि पूर्णांक x का अंतिम अंक 3 है, तो जिसका 3 है ये तो हो जाता है नो, ये हो जाता है यस। तो बच्चों ये तो मैं कंफ्यूज हो रहा हूं, तो इसलिए क्या क्या का आंसर कभी यस आता है कभी नो आता है, इसलिए पर्याप्त नहीं है। लेकिन जो सेकंड है वो पर्याप्त है। क्यों? क्योंकि वो कह रहा है x प्लस 5, x प्लस 5 3 से विभाजित है। अच्छा 3 से विभाजित है, ठीक है। तो बच्चों फिर x कभी 3 से विभाजित होगा ही नहीं, क्लियर। तो यही तो आंसर यस और नो में दे रहा है। वो ये थोड़ी पूछ रहा है x कितना है, वो ये पूछ रहा है बताओ x 3 से विभाजित है क्या? यदि ये 3 से विभाजित है, अगर ये 3 से विभाजित है तो फिर x 3 से विभाजित नहीं होगा। क्या ये क्लियर है बच्चों? क्लियर है सबके? समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट चलिए। अब बच्चों मैंने थोड़ा सा रीजनिंग के क्वेश्चन ले लिए, समझना। क्या प्रतीक राहुल से बड़ा है? क्या प्रतीक राहुल से बड़ा है? यस या नो में आंसर देना, यस या नो में आवाज आनी चाहिए, यस आवाज आनी चाहिए, नो ऐसे नहीं कि प्रतीक और राहुल कितने कितने उम्र के, ये नहीं पूछा। लीला प्रतीक से 4 वर्ष बड़ी है, लीला प्रतीक से 4 वर्ष बड़ी है बच्चों, क्लियर। कितना अंतर है बच्चों? 4। और राहुल से 2 वर्ष छोटी है, कौन? लीला। किससे? राहुल से। लीला राहुल से 2 वर्ष छोटी है, या तो ऐसे बना लो, लीला प्रतीक से, प्रतीक से, लीला प्रतीक से, लीला प्रतीक से 4 वर्ष बड़ी है बच्चों, क्लियर। और राहुल से 2 वर्ष छोटी है, यानी जो लीला है वो राहुल से 2 वर्ष छोटी है, ये लीजिए 2 वर्ष छोटी। क्या क्लियर है? लीला प्रतीक से 4 वर्ष और राहुल से 2 वर्ष छोटी है बच्चों, क्लियर। नहीं मैंने गलत कर दिया सर, लैंग्वेज में गड़बड़ कर दी, वापस देख लो। लीला प्रतीक से 4 वर्ष और राहुल से 2 वर्ष छोटी है। बोलो ये लीला है, ये प्रतीक से, लीला प्रतीक से 4 वर्ष, ये लीजिए 4 वर्ष छोटी है, और राहुल से 2 वर्ष छोटी है, ये लीजिए बच्चों। क्लियर है? क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना, मेरे को तो यहाँ थोड़ा सा दिखता काम है, प्रॉब्लम है। लीला प्रतीक से 4 वर्ष छोटी है, ये लो बच्चों। राहुल से 2 वर्ष छोटी है, ये लीजिए बच्चों। क्या यहां से पता चलेगा क्या प्रतीक राहुल से बड़ा है? चलो चेक करके देख लेते हैं। मान लो ये 10 है, तो 10 माइनस 2, 10 माइनस 2 कितना? 8। यस और नो में आंसर देना है, इसमें से ये घटाओ, ये हो गया, ये 12 है बच्चों, क्लियर। बच्चों क्या प्रतीक राहुल से बड़ा है? क्या प्रतीक राहुल से बड़ा है? क्या प्रतीक राहुल से बड़ा है? पता चल रहा है, पता चल रहा है, यस का पता चल रहा है, चाहे नो का चलता लेकिन पता चल रहा है, इसका मतलब ये पर्याप्त है। नेक्स्ट, प्रतीक और राहुल की औसत आयु 17 वर्ष। अब यहां निकालो, इसको अलग लो। प्रतीक और राहुल की औसत आयु 17 वर्ष है, प्रतीक प्लस राहुल की आयु
का औसत 17 वर्ष है। तो बच्चों यहां से ये पता नहीं चलेगा कि यस या नो में आंसर नहीं आएगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। बच्चों यहां से आंसर नहीं आएगा। सेकंड आपका पर्याप्त नहीं है, लेकिन फर्स्ट पर्याप्त है। क्या ये क्लियर है बच्चों? फर्स्ट पर्याप्त है। केवल ये पूछा है बड़ा छोटा बता दो, उम्र मत बताओ, बड़ा छोटा बता दो। कि पता चलता है क्या बड़े छोटे का? चलता है पता बड़े छोटे का, बड़े छोटे का पता चलता है। लेकिन क्या यहां से बड़े छोटे का पता चलेगा? नहीं चलेगा। हो सकता है ये, हो सकता है ये, कंफर्म नहीं हूं। यस नो का आंसर नहीं आ सकता, इसलिए सेकंड गलत है। क्लियर है बच्चों? समझने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट चलिए, ताजी घास का रंग क्या है? ताजी घास का रंग क्या है? नीला को हरा कहते हैं। बच्चों नीला जो है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये हो ही जाएंगे तुमसे। नीले को क्या कहते हैं? हरा। लाल को नारंगी कहते हैं। लाल को क्या कहते हैं? नारंगी। बच्चों लिखने की क्या जरूरत है, मैंने पढ़ा रखा है। ताजी घास कैसी होती है? तो घास हरी होती है। तो हरी को क्या कहते हैं ये पूछा है। नीले को हरा, क्लियर। लाल को नारंगी, नारंगी को पीला। अरे हरे को बता, हरे को क्या कहते हैं? हरे को आया नहीं, इसलिए फर्स्ट गलत है। ताजी घास का रंग क्या है? पता नहीं। नीले को हरा कहते हैं, लाल को नारंगी, नारंगी को पीला। ये फर्स्ट अकेला पर्याप्त नहीं है। सेकंड उठाओ। पीले को सफेद कहते हैं, सफेद को काला, हरे को भूरा। ताजी घास का रंग भूरा है, ये अकेला पर्याप्त है। ये अकेला पर्याप्त है, ये अकेला पर्याप्त है। अब मर्ज मत कर देना, क्योंकि जब अकेला पर्याप्त है तो मर्ज करने की जरूरत नहीं है। पढ़ा रखा है रीजनिंग में, क्लियर। कोडिंग डिकोडिंग में आया था। नेक्स्ट चलिए। अब जो पढ़ते नहीं है उनको तो दिक्कत आएगी बच्चों। बाकी डेटा सफिशिएंसी फ्री का है 100 क्वेश्चन करवाने के बाद। लेकिन मैंने आपको कहा प्रॉफिट लॉस पूरा देख लेना, परसेंटेज पूरा देख लेना, क्लियर है, और रेशो पूरा देख लेना। अरे पूरी रीजनिंग मैथ ही देख लो, इतना टाइम बच रहा है तुम्हारे पास। तुम कर क्या रहे हो? और कोई कंपटीशन देना ही नहीं है क्या जीवन में? सब में मैथ आती है, फ्री में डाल रखी है मैंने, भले के लिए डाल रखी है, तुम्हारे कोर्स से भी बाहर की डाल रखी है। देख लो एक बार। 10 क्वेश्चन मान के चलो विनोद, डेटा सफिशिएंसी के 10 क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखना। नेक्स्ट, एक कोड भाषा में निप का क्या अर्थ है? निप बच्चों इस अकेले को देखो, डेट इज वेरी ब्यूटीफुल से निप श्री नम के रूप में लिखा जाता है। तो बच्चों निप तो बच्चों अब इसमें से बता ही नहीं सकता, ये पर्याप्त नहीं है। समान कोड भाषा में माई हाउस इज ब्यूटीफुल जैसा कि लिखा गया है निप STOR टिप, तो ये भी मैं नहीं बता सकता। लेकिन दोनों को मिलाकर देखिए, क्या निप यहां भी आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है बच्चों। और कोई आ रहा है यहां पर? निप यहां भी है और यहां भी है। STO यहां भी है, वहां नहीं है। आर यहां है, वहां नहीं है। टिप यहां है, वहां नहीं है। तो निप ऐसा है जो दोनों जगह। तो बच्चों डेट तो नहीं हो सकता। इज है। वेरी नहीं हो सकता। ब्यूटीफुल है बच्चों, क्लियर, ब्यूटीफुल है। तो बच्चों आप बताइए, यहां पर इज और ब्यूटीफुल दोनों जगह आ रहा है, इज और ब्यूटीफुल। तो फिर कोड भी 2 आ रहे होंगे, एक तो निप है, एक STO है। STO अभी तक नहीं है। ARE आर भी नहीं है, और टिप भी नहीं है। तो बच्चों अगर इस क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो यहां पर 2 चीज कॉमन है। क्वेश्चन ही गड़बड़ हो गया, या तो इंग्लिश में देख लो। इन द कोड लैंग्वेज डेट इज वेरी ब्यूटीफुल, डेट इज वेरी ब्यूटीफुल इज रिटर्न से निप SRE नम, से निप SRE नम। बच्चों क्लियर, डेट इज वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। इन द सेम कोड लैंग्वेज माई हाउस इज ब्यूटीफुल, माई हाउस इज ब्यूटीफुल इज रिटर्न एज निप STO ARE और टिप। बच्चों में नहीं बता सकता दोनों को मिलाकर भी। क्यों? क्योंकि यहां पर तो क्वेश्चन ही गलत है। पहली बात तो दोनों को मिलाने से दोनों कॉमन होने चाहिए, दोनों कॉमन होने चाहिए। अगर यहाँ एज और ब्यूटीफुल है, यहाँ पर भी एज और ब्यूटीफुल है, लेकिन दोनों में दो कॉमन नहीं है बच्चों, इसलिए मैं नहीं बता सकता। दोनों मिलाकर भी पर्याप्त नहीं है, दोनों मिलाकर भी पर्याप्त नहीं है, मिलाकर भी पर्याप्त नहीं है। क्यों? क्योंकि यह 2 कॉमन है बच्चों, क्लियर, पर्याप्त नहीं है। देख लेना, मैंने तो 2 बार चेक कर लिया। आपको कुछ लग रहा है तो बताइए। क्लियर, वेरी गुड, बोथ नॉट सफिशिएंट, क्लियर है। नेक्स्ट, आ गया क्या सामने? क्योंकि वहां 2 कॉमन है और यहां पर है ही नहीं ऐसा। अरे इज ब्यूटीफुल, दोनों का कोड उधर होना चाहिए था। नेक्स्ट बच्चों यहां आ जाइए,
कोड भाषा में डॉलर का क्या अर्थ है? डॉलर, ठीक है, डॉलर का क्या अर्थ है बच्चों, ये पूछा जा रहा है। अब डॉलर, ये देखिए ये सब अलग अलग है। फ्लावर आर रियली गुड, ये अकेला पर्याप्त नहीं है डॉलर के लिए बच्चों। इसमें गुड फ्लावर आर, इसमें भी अकेला नहीं है बच्चों, क्लियर। अब बच्चों अपन उठाते हैं दोनों को, क्योंकि डॉलर का यहाँ तो है ही नहीं, डॉलर तो कोई मतलब ही नहीं है। डॉलर पूछा उसने तो डॉलर का यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। अब दोनों को मर्ज करो, इतना टाइम देना ही नहीं है, समझ जाओ, दोनों को मर्ज करो। अच्छा 5 है 3 है, 5 है 3 है, ये 3 जो कॉमन है वो यहां पर भी कॉमन है, जो 3 कॉमन है वो यहां पर भी कॉमन है, जो ऊपर बच गया वो डॉलर है। अब बताइए फ्लावर कट गया, कट गया क्योंकि कॉमन था। आर कट गया, कट गया बच्चों, गुड कट गया, कट गया, तो डॉलर तो रियल ही है ना, तो दोनों को मिलाकर पर्याप्त है, दोनों मिलाकर फर्स्ट और सेकंड मिलाकर पर्याप्त है। क्या ये क्लियर है? समझ में आ गया होगा? मेरे हिसाब से क्लियरिटी आ जानी चाहिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन, विचार कीजिए। हाँ जी, नेक्स्ट कमेंट करो एक बार। क्या ये सब कुछ क्लियर है बच्चों जो मैंने पढ़ाया अभी? दोनों मिलाकर पर्याप्त है। पूरी रीजनिंग, पूरी मैथ देख लीजिए, कंप्लीट देख लो, कंप्लीट रिवीजन कर लो। नेक्स्ट टारगेट उठाओ, कुल मिला के ये बी ए का भाई है, बी ए का भाई है, कौन? बी किसका भाई है? ए का, बी ए का भाई है, ब्लड रिलेशन पढ़ा रखा है, पूरा का पूरा ब्लड रिलेशन पढ़ा है। बी ए का भाई है, बी भाई है किसका? ए का, बी ए का भाई है। ए बी से कैसे संबंधित है? ए क्या लगा बी का, ये बताना है। ए क्या लगा बी का, ये पूछा जा रहा है। ए बी से कैसे संबंधित है? अब बच्चों ये कोई स्टेटमेंट नहीं था, स्टेटमेंट तो ये है, इसके साथ इसको भी यूज कर लो और इसके साथ इसको भी इंडिविजुअली यूज करके देखो। ए सी की बहन है, ए बहन है किसकी? सी की। देखो बच्चों इसको मैं 2 जगह लिख लेता हूं, पहले ही 2 जगह लिख देता हूं। ये लो, ये डायग्राम था आपका बच्चों, क्लियर। अब मैं क्या कह रहा हूं, इसके साथ ये लो और फिर ये बताओ ए बी से कैसे संबंधित है? ए सी की बहन है, ये लीजिए, ए सी की बहन है, ये लीजिए। अब बच्चों पता चला कि ए बी से कैसे संबंधित है? अरे चल गया पता, ए बी की बहन है, फर्स्ट पर्याप्त है, फर्स्ट पर्याप्त है। अब सेकंड भी चेक कर लो, ई ए का पति है, 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 पता चल गया। तो बताओ बच्चों, इसको देख के बताओ अकेले को ए बी से कैसे संबंधित है? बहन है बच्चों, क्लियर। तो दोनों ही पर्याप्त है, इंडिविजुअल भी पर्याप्त है, दोनों पर्याप्त है, दोनों मिलाकर नहीं, दोनों अलग अलग पर्याप्त है, अलग अलग पर्याप्त है, दोनों मिला के नहीं, दोनों अलग अलग पर्याप्त है। क्या ये क्लियर है बच्चों? समझ में आ गया होगा? दोनों अलग अलग पर्याप्त है, दोनों इंडिविजुअल पर्याप्त है, क्लियर। पूजा फर्स्ट ही क्यों? दोनों अलग अलग पर्याप्त है, बहुत भी गलत है, दोनों अलग अलग पर्याप्त है। वो अलग भी आंसर दे रहा है, ये अलग भी आंसर दे रहा है। क्या ये क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट चलिए पढ़ो क्वेश्चन को, क्या कह रहा है। उत्तर की ओर सामना करने वाले 5 व्यक्ति के बीच पी का निकटतम दाएं कौन है? बच्चों क्लियर। पहले ये तो स्टेटमेंट है, इसको तो ले लो। उत्तर की ओर मुंह किए हुए 5 व्यक्ति, ये लीजिए 5 व्यक्ति, ये यहां पर भी बना दो और यहां पर भी बना दो, 1 2 3 4 5। बच्चों ये 5 व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह किए हुए हैं, तो बच्चों के बीच पी का निकटतम दाएं कौन है? बच्चों ये अपना आंसर आ जाना चाहिए, इसके लिए अपन को कोशिश करनी है। इसको यहां भी बैठा हो, यहां भी बैठा हो, ये राइट है, ये भी राइट है। आर क्यू के बाएं से तीसरा है, आर क्यू के बाएं से तीसरा है, पहली लाइन ये हो गई, आर क्यू के बाएं से तीसरा है, और पी आर के दाएं और दूसरा है, पी आर के दाएं और दूसरा है, पी आर के दाएं और दूसरा है, ये लीजिए। अब क्या पूछा उसने? पी का निकटतम दाएं कौन है? क्यू आ रहा है बच्चों, ये पर्याप्त है। पी का निकटतम दाएं, अरे पूरा बैठाना जरूरी नहीं, मेरा आंसर जरूरी है, मेरा आंसर जरूरी है। पी का निकटतम दाएं कौन है? क्यू है बच्चों, क्लियर। क्यू टी के एकदम दाएं है, इस लाइन को अलग से ले लो, क्यू टी के एकदम दाएं है, क्यू टी के एकदम दाएं, दाएं, क्यू टी के एकदम दाएं, क्यू टी के एकदम बाएं, सॉरी गड़बड़ लिख दी, क्यू टी के एकदम बाएं है, क्यू टी के एकदम बाएं है बच्चों, क्लियर। क्यू टी के एकदम बाएं, जो हमेशा सेकंड के लिए आता। टी पी के दाएं से दूसरा है, टी पी के दाएं से, गलत कर दिया, पी
पी पी टी पी के दाएं से दूसरा है, टी पी के दाएं से, टी पी के दाएं से दूसरा है, पी टी टी पी के दाएं से दूसरा है। अब पढ़ो लाइन, पी का निकटतम दाएं कौन है, किसका, पी का निकटतम दाएं क्यू है। बच्चों क्लियर, दोनों पर्याप्त है, दोनों अलग अलग पर्याप्त है, दोनों अलग अलग पर्याप्त है, अलग अलग पर्याप्त है, दोनों अलग अलग पर्याप्त है। बच्चों क्लियर, समझ जाना बच्चों, क्लियर हो गया होगा, कमेंट कर दीजिए, आज का कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। हाँ जी, अरे राइज हैंड का ऑप्शन बंद कर रखा है, आप ऐसे ही बता दो क्या कहना चाह रहे हो। सर टू में क्यू से या टी से, क्यू टी के एकदम बाएं, क्यू टी के एकदम बाएं, जो 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 हमेशा किसके लिए आता है, सेकंड के लिए, तो टी पी के दाएं से दूसरा है, टी पी के दाएं से दूसरा है। बच्चों क्लियर, क्लियर है, हाँ जी, कोई डाउट हो तो बोलिए, अलग अलग पर्याप्त है, इसका आंसर ये हो जाएगा। आज मैंने लगभग 18 क्वेश्चन समझाए आपको, क्लियर, ठीक है। कोई डाउट हो तो बोल दीजिए, समझ में आ जाएगा टॉपिक, कुछ टॉपिक रीजनिंग पूरी करवाइए, कंप्लीट कर लो, मैथ में जितना आपका सिलेबस है उतना ही कवर कराया, रीजनिंग में से ज्यादा चांस है डेटा सफिशिएंसी के आने के, क्लियर, लेकिन मैथ के 3-4 टॉपिक जरूर कर लो अगर फ्यूचर बनाना है तो। मैथ का सिलेबस मैंने बता दिया, बेसिक न्यूमरेसी पूरा करना है, 20 वीडियो है, डीआई पूरा करना है, 10 वीडियो है, और डेटा सफिशिएंसी, 3 ही टॉपिक आपके कोर्स में, जो डेटा सफिशिएंसी स्टार्ट कर दिया। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, डेटा सफिशिएंसी करने के लिए आपको कुछ बेसिक नॉलेज मैथ का होना चाहिए, इसलिए आप परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस रेशियो और एवरेज ये टॉपिक जरूर कर लेना, क्लियर, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस रेशियो और एवरेज ये जरूर कर लेना, क्लियर। ठीक है बच्चों, थैंक्स।